ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बातचीत होने वाली है 3 ऐसे शेयर जो सस्ते हैं, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप आने वाले टाइम में बाई और सेल का खुद से डिसीजन ले सकें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर अचानक जबरदस्त 27% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग इस शेयर के अंदर क्यों पैसा लगाते थे? क्योंकि ये मोनोपोली था। मोनोपोली किस चीज में था? प्राइस डिस्कवरी में। प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या है? प्राइस डिस्कवरी होता क्या है यहाँ पर? जैसे कि आप देखेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि पावर का एक्सचेंज। पावर का एक्सचेंज क्या मतलब? एक्सचेंज किस चीज के लिए होता है? एक्सचेंज होता है जहां पर खरीदारी बिकवाली होती है। बिड को क्या किया जाता है? कोई खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है, जहां पर बिड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट किया जाता है ना बिड को, कि इस प्राइस पे बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, उन दोनों का मिलान किया जाए कि आपने इस भाव पर बेच दिया। देखिए, बिड कौन लगाता है? बायर भी बिड लगाता है। आप देखते हैं ना, कोई शेयर आप खरीदने के लिए जाते हैं और सेलर भी बिड लगाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का काम होता है। फिजिकली रूप से इलेक्ट्रिसिटी की बिड लगती है। फिजिकली रूप से इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं। चलिए, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। तो क्या पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है? गिरावट का कारण क्या हो सकता है? गिरावट का कारण ये है कि ये मोनोपोली। जी, मोनोपोली से क्या मतलब है? मोनोपोली सबसे ज्यादा मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, लेकिन अब वो मोनोपोली खत्म कर दी है। वो सरकार ने मोनोपोली खत्म कर दी है। क्या? कि अभी तक जो आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस डिसाइड करते थे, अब प्राइस डिसाइड कैसे होता है? देखिए, ये एक एक्सचेंज है, इसके अलावा 2 एक्सचेंज और हैं। एक है HPX, ठीक है, तीसरी क्या है? PXIL। क्या है? PXIL। ये 3 एक्सचेंज है। इन तीनों पे जब एक्सचेंज है तो यहाँ पर बिड लगेगी, यहाँ पर खरीदार भी होगा और बेचने वाला भी होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाली अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बेचती हैं, दूसरी कंपनियां यहाँ पर खरीदती हैं। फिजिकली रूप से इलेक्ट्रिसिटी आती है और आपके घरों में आती है। आप देखते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंपनियों के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, अब देखिए, खरीदने बेचने वाला तो होगा, लेकिन उनका प्राइस भी तो होना चाहिए ना, डिसाइड होगा। तो यहाँ पर बिड लगती थी अभी तक, सिर्फ यहाँ पर भी बिड लगती थी IEX पर, लेकिन प्राइस को डिसाइड करने का हक इसी को था। इन तीनों पे बिड लगेगी तो लोग सोचते थे क्यों इन दूसरे वाले एक्सचेंज पर जाया जाए, डायरेक्टली यहीं पे नहीं जाया जाए, यहाँ पर सुविधा रहेगी सबसे पहले तो शायद यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस सारी चीज को खत्म कर दिया मार्केट कपलिंग। ये मार्केट कपलिंग क्या होती है? देखिए, मार्केट कपलिंग का मतलब होता है कि सरकार ने अब बोल दिया है कि आप तीनों बिड लगाइए, तीनों एक्सचेंज बिड दीजिए, खरीदारी बिकवाली वाली, प्राइस हम डिसाइड करके देंगे आपको। डिस्कवरी ऑफ प्राइस क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, तीनों पे एक सा रहेगा, कोई अलग अलग नहीं दिखाई देगा। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि अब प्राइस इस कंपनी के पास जो इतना बड़ा वॉल्यूम आता था कि इस कंपनी के पास तो मोनोपोली है, ये तो प्राइस डिसाइड करती है, तो IEX ही बढ़िया है। तो कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर ये नंबर 1 थी इस समय, लेकिन अब वो इससे हक छीन लिया गया। मतलब कि जो इतना बड़ा वॉल्यूम आता था, इतनी बिड लगती थी, इतना ज़्यादा कमीशन आता था, वो सारा खत्म। एक्सचेंज को कमीशन से ही फायदा होता ना, वो सारा खत्म हो सकता है एक अनुमान के तहत। अब ऐसा नहीं कि खत्म हो ही जाएगा, अभी तक है, हो सकता कम हो। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है ब्रोकरेज के द्वारा कि 30 से 40% तक आने वाले 27 फाइनेंशियल ईयर जो होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि कम हो सकता है। आने वाले 1-2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें कमी दिखाई दे सकती है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर, वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के यहाँ पर अब रेवेन्यू पे खतरा पहुंच जाएगा। जो बिड लगती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम होता था, वो कम हो सकता है। और ये सारा काम किसने किया है? CERC, यानी कि जितनी भी एक्सचेंज है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ये ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी, जिस तरह से पूरे बैंकों को कौन कंट्रोल करता है? RBI कंट्रोल करता है। इसी तरीके से पूरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? CERC कंट्रोल करता है। यही है सबसे बड़ा हेड। ठीक है, तब उसने क्या बोल दिया है कि अब हम मार्केट कपलिंग लाने वाले हैं, तो इस चीज़ पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो अब इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए अभी हाल फिलहाल में या खराब आए, ऐसा नहीं कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, कंपनी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी। आने वाले टाइम में वॉल्यूम अगर बढ़ते हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की तो रिक्वायरमेंट आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी, न कि कम होने वाली है। हाँ, अभी तक जो इसका प्रॉफिट होता था वो कम हो जाएगा,
शेयर उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, खत्म कुछ नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में अगर गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा शेयर, एडजस्ट हो जाएगा पूरी तरह से, तो क्या काम करे इसके अंदर? हाँ, काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो जो अलग दूसरी कंपनियां, वहाँ पर तो देखिए काम होता नहीं है, वो अभी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत कम है, 85% लगभग मार्केट शेयर इसी के पास है, 85% मार्केट शेयर इसी के पास है जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को डिस्कवरी करती है, ठीक है। तो अब वो होने वाला है दी एंड, और आने वाले टाइम पर सरकार ही इस चीज़ पर कंट्रोल करेगी और तीनों एक्सचेंज केवल बिड का ही काम करेंगी, इन पर बायर और सेलर रहेंगे, प्राइस डिस्कवरी कहाँ चली जाएगी। तो अब होगा क्या कि कोई भी किसी भी एक्सचेंज पे चला जाएगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, तो वॉल्यूम घट सकता है एक अनुमान के तहत। चलिए, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, किसी भी शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदने और बेचने की राय इस चैनल पे बिल्कुल नहीं दी जाती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपके काम की होती है, जिससे आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड की अगर बात करें, 229 रुपये का भाव यहाँ पर चल रहा है। इस शेयर को कितने नीचे से कवर किया जा रहा है? पहले ये 450 रुपये के आसपास भी पहुँच चुका था। कितना? 400 रुपये के आसपास ही पहुँच चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 398 रुपये। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर होती है और अभी कुछ समय से इसने बढ़िया पैसा नीचे से बना के दे दिया है। 124 रुपये तक नीचे तक चला गया था। कितना है? 124 रुपये तक। अभी ये 84% के रिटर्न नीचे से बना के दे चुका है। तो गिरावट भी हो सकती है और जब भी कभी ज़बरदस्त तेजी बनती है उसके बाद गिरावट होती है। तेजी गिरावट तेजी, कहने का मतलब ये है कि इसकी आप डिमांड समझिए पहले, और इसका मार्केट कैप देखिए कितना है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर दवाई के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना, फंगीसाइड्स के बिना काम नहीं चलता है। देखिए जब भी आप कोई फसल उगाते हैं तो उसके कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे, दूसरी घास आ जाती है, वहाँ पर उग जाती है दूसरे पौधे, ठीक है। उनको ख़त्म करने के लिए भी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी बीमारियाँ लग जाती हैं तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंपनी उस तरीके की है जो रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम तक, देखिए कंपटीशन तो रहेगा, यहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिटर रहेंगे, लेकिन डिमांड आने वाले टाइम तक कभी खत्म नहीं होने वाली। इस चीज़ की डिमांड मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपनी की नहीं, पर्टिकुलर फील्ड की डिमांड आगे आने वाले टाइम तक बनी रहेगी, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगली कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। 200 रुपये के आसपास बार बार आता है, नीचे की साइड में खिसक जाता है। 200 रुपये के आसपास आता है, फिर नीचे की साइड में खिसक जाता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है इस पर बार बार आने की कोशिश करा, देखिए 201, फिर नीचे गिरकर पहुंच गया 192, फिर देखिए ऊपर की साइड में 202, फिर नीचे गिर जाता है। अब देखिए तो क्या फिर नीचे गिरेगा? क्या उम्मीद है आने वाले टाइम में ऊपर जाने की? तो देखिए कभी आईपीओ के समय कितने का भाव होता था इस कंपनी का, देखिए आप सबसे पहले आप देखेंगे कितने का भाव होता था। यहाँ पर देखिए 549 रुपये, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी अपने कुछ फील्ड्स के अंदर मोनोपोली टाइप कंपनी है, अच्छा मार्केट शेयर कंपनी रखती है। बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो देखिए इट इज़ रैंक्ड अमंग टॉप 3 ग्लोबली इन इसेंशियल्स, एक्सक्लूडिंग चाइना के बाद अमंग टॉप 5 इन स्पेशलिटी सेगमेंट के अंतर्गत भी आती है कंपनी। इसेंशियल्स के अंदर आती है टॉप 3 ग्लोबली के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया मार्केट शेयर रखती है। इसेंशियल से 32% का रेवेन्यू निकालती है, स्पेशलिटी केमिकल से 68% का, इंडिया से 64, एक्सपोर्ट से 36% का निकालती है, ठीक है। तो अमेरिका से 33, यूरोप से 21, मिडिल ईस्ट से 17, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक से 16, अफ्रीका से 7%, चाइना से 6%। तो ग्लोबली फैली हुई कंपनी है। अब इंडस्ट्री वाइज अगर देखें तो कहाँ कहाँ पर इसकी डिमांड है, एग्रो के अंदर 11% से रेवेन्यू निकालती है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट, तो वहाँ से 10% का रेवेन्यू निकलता है, न्यू इंडस्ट्री से 4%, फार्मा से 29, पिगमेंट से 17, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, तो केमिकल्स इसका इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर 30%। तो देखें कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो शेयर अभी गिरा हुआ है, कोई खास अभी तेजी इसके अंदर बनी नहीं है। तो दोस्तों बहुत लोग ढूंढते हैं छोटी कंपनियां, तो इसका 5600 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी ही कंपनी है। 792 करोड़ का 1 साल पहले रेवेन्यू था, उसके बाद 718 करोड़, 771 करोड़, उसके बाद 786, उसके बाद 710 करोड़। अभी देखेंगे नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 44 करोड़, 34 करोड़, 28 करोड़, 29 करोड़ और 22 करोड़। 28 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आएंगे, उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए गिरावट पे ही खरीदना होता है, गिरावटें मार्केट के अंदर होती रहती है। अगला शेयर होगा गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। देखिए अगर आप ऐसे शेयर ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर कोई खास तेजी अभी नहीं बनी है तब तो ठीक है। अगर आप ऐसे शेयर ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर तेजी ऑलरेडी बन चुकी है तो कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है। इस शेयर के अंदर देखेंगे तो कितनी देखिए तेजी तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर है, ये भी 32% भाग चुका है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं 80% भाग चुके हैं, 50% भाग चुके हैं। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे इस शेयर का तो कोई खास तेजी में भी नहीं बनी है, देखेंगे 72 से भी यहीं पर भागा है। तो बहुत कुछ रहता है स्टॉक मार्केट में देखने के लिए। इसका भी हाई अगर देखते हैं तो 250 रुपये से ऊपर से गिर के नीचे की साइड में गया था। तो देखिए गिरावट का किसी ने फ़ायदा लिया है नहीं लिया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लगातार वीडियोस थंबनेल भी इस तरीके का रहता था 52 वीक शेयर की लिस्ट, ठीक है। तो गिरावट पर आप देख लीजिए, कभी भी देखिए कोरोना वायरस की गिरावट देखिए, जो भी हाल फिलहाल की गिरावट हुई थी इसमें देखिए जब आप पूरी तरह से डर गए थे, अलग अलग न्यूज़ आ गई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मार्केट को भगाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि FIDI इस पर खूब भरा पड़ा है। जब वो पैसा निकालते हैं शेयर गिर जाता है और उसके बाद फिर तेज़ी बन जाती है, ठीक है। तो डेटा के बेस पर या फिर इन्फ्लेशन के बेस पर या किसी सेक्टर के बेस पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो गलत साबित हो सकते हैं। पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनता है, समय आपको देना पड़ता है। तो गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 8,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए फंडामेंटल इसके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दो चीज़ें मिल गई, एक तो गिरा हुआ भाव मिल गया, दूसरा क्या मिल गया, पोर्ट से रिलेटेड काम है कंपनी का। चीज़ें इस कंपनी के अंदर मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देख लीजिए, एक साल पहले 251 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 246, 227, 263, उसके बाद 252 करोड़। रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव ही है, निगेटिव यहाँ पे नहीं दिखाया गया। 157, 150, 133, 139, 157 करोड़, जो कि लगभग 62% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। ये बढ़िया बात लगी मुझे, देख लीजिए 62% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट देख लीजिए एक बार कितना है कंपनी का, देख लीजिए 109 करोड़ का। कितना, 109 करोड़ का, जो कि पहले देखिए 2 क्वार्टर में कम ही था, यानी कि 2 डिजिट में था, 3 डिजिट यहाँ पर हुआ है। अब आगे देखना होगा इस वाले क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। एक पॉइंट इसके अंदर और मुझे अच्छा लगता है कंपनी, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं कोई शेयर आज बता रहा हूँ वो कल ही भागने वाला है, यहाँ पर जो भी शेयर बताए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बताए जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आप उनमें से कोई शेयर चाहो तो चूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है, सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता, ठीक है। तो रिजर्व देखेंगे 1,635 करोड़ का, बोरोइंग देखेंगे 63 करोड़ की, ठीक है। तो क्या FIDIs किस तरह की होल्डिंग लेकर बैठे हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो देख लीजिए 44% प्रोमोटर की होल्डिंग है, और यहाँ पर FIs 19% है, और यहाँ पर DIs 16% है। तो देख लीजिए FIDIs की अच्छी होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो FIDIs अगर अच्छी होल्डिंग रखते हैं तो हाँ, हो सकता है कि आपको गिरावट ढूंढनी हो तो गिरावट आप ढूंढ सकते हैं। फिलहाल ये शेयर्स थे, आप देख सकते हैं इनमें जो भी कोई शेयर आपको अच्छा लगता है। मेन यहाँ पर IEX से आपको देखिए एडजस्टमेंट तो होगा, यहाँ पर शेयर तो आधा लगभग 100 रुपये के आसपास तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मोनोपोली है रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है 30% से लेकर 50% आने वाले टाइम में, तो उसी हिसाब से शेयर एडजस्ट हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा कि 100 रुपये के आसपास भी शेयर पहुँच सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप फंस चुके हैं अचानक आज आपने देखा, ठीक है, और आपको लगता है कि तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम बढ़ते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्रोकरेज की कितनी बात सच होती है या वॉल्यूम बराबर वहीं पर बना रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे समय पे पता चलेगा जब आगे रेवेन्यू देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मोनोपोली खत्म हुई है IEX की, इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए आए हैं चैनल पर तो पहली बार अगर विजिट किया है सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।